नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। बाकी मैं बता दूं कि सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए, अगर जो बाद में देख रहे हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं कहता हर वीडियो में, लेकिन लोग देते नहीं हैं। अभी मैं बता दूं, कल का जो टेस्ट हुआ जो मैंने लिया था दक्षिण भारत के इतिहास के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा सिर्फ 2 लोग उत्तर देते हैं, बाकी कोई ज़्यादा शुरू से लेकर के अंत तक कोई उत्तर देता नहीं है। जिनमें से एक का नाम है जितेंद्र राजभर, दूसरे हैं प्राइम शॉर्ट्स के नाम से इनका कमेंट आता है, नाम मुझे नहीं पता। बाकी 2 लोगों के कमेंट आते हैं और मैंने बताता हूँ कि कितने लोग, कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, तो उसमें से मैं बताता हूँ। कल सिर्फ 2 से 3 लोगों ने उत्तर दिए, जिनमें से एक प्राइम शॉर्ट थे, एक थे गौरव, एक अंकित हैं। सिर्फ 3 लोगों ने उत्तर दिया है कि कुल कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं। तो कहने का मतलब यही कि आप लोग हमें ये जरूर बताया कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तभी उससे एक आइडिया लगेगा कि टेस्ट किस दिशा में जा रहा है। जैसे कल मैंने देखा कि काफ़ी लोग, जैसे क्योंकि कल का टेस्ट जो दक्षिण भारत, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन टेस्ट मैंने ले लिया था, तो इस वजह से क्या हो गया कि दक्षिण भारत के इतिहास में लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। और मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा संख्या फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी बढ़ जा रही थी, कभी घट जा रही थी। जैसे कोई कठिन प्रश्न आ जाता है तो लोगों की संख्या घट जाती है। ऐसा मत कीजिए, परीक्षा में जब आएगा तब फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी है कि वो जो कठिन प्रश्न उनको तैयार कर लीजिए, कठिन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो उसका आगे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आइए देखते हैं आज का टेस्ट है। लेकिन इनमें से मैं बता दूं कि कल कमेंट आया था, मैंने पूछा था कि आप लोग बताइए कि कौन से टॉपिक पे टेस्ट बनाना पसंद करेंगे, तो उसमें कमेंट आया प्राइम शॉर्ट का। उनका कहना था कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत दलित आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, ये सब विषय कराए जाएं, समाचार पत्रों का विकास। तो मैं बता दूं कल का जो टॉपिक है वो मैं लेकर के आ रहा हूं। कल के टॉपिक में आंदोलन के ऊपर, निम्न जाति आंदोलन, कृषक आंदोलन, इनके ऊपर जो भी आंदोलन वगैरह हुए हैं उनसे संबंधित कल का टेस्ट होने वाला है। बाकी एक कमेंट इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी है, पंकज ने किया है, वो अभी आने वाले समय उसके ऊपर भी आएगी, वीडियो आएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट बनाया जाए। लेकिन खैर समय ज़्यादा मैं नष्ट नहीं करूँगा, आपका ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं तो फिर बातें होती रहेंगी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 1 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में जितने लोग देखते हैं सभी के सभी लोग उत्तर दीजिए, क्योंकि जब आप उत्तर नहीं देंगे तो आपके देखने का कोई मतलब नहीं है। अब इधर मैंने क्या किया है, जो कुछ लोग होते हैं सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, तो सिर्फ पीडीएफ मत डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ से आंसर वगैरह मैंने इधर कुछ दिनों से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते, वीडियो देख ही नहीं रहते। तो वीडियो वगैरह भी देखा कीजिए, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो उपस्थित ही रहती है। और कोशिश क्या कीजिए कि सुबह 11 बजे ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से बता शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवातों के सूचक हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप सबके उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, पछाब में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, पछाब में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा शहर इरी झील के किनारे स्थित है। तो कौन सा झील इरी झील के किनारे स्थित है, कौन सा शहर बताइए। स्थित नहीं है, सॉरी, कौन सा स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है, शिकागो, क्योंकि शिकागो मिशिगन के किनारे, इरी के किनारे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। एक तरफ लिखा हुआ झील, दूसरी तरफ लिखा हुआ देश, बालखस झील कजाकिस्तान, पूपो झील बोलीविया। बताइए कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि बालखस झील कजाकिस्तान भी सही है और पूपो झील बोलीविया भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। इनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पिछले टेस्टों में पूछ चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ आपके कितने आपको आ रहे हैं, आप उनको तैयार कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है, करीबा झील। 5 की तरफ आएंगे। किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए।
तो किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से होते हुए विषुवत रेखा गुजरती है, 5 का डी सही है। 6 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, पहला तथ्य। दूसरा है, मृत सागर में जल का मुख्य स्रोत जजला फरात नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम देखेंगे तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, तो सही है। दूसरा है, मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत दजला फरात नदी है, नहीं है, जॉर्डन नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, केवल एक। 7 की तरफ आएंगे, बाई पठार किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए, बाई पठार। बाई पठार अंगोला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है, अंगोला। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे, तावी किस देश की स्थानांतरित कृषि का नाम है? तावी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। तावी मेडागास्कर की स्थानांतरित कृषि का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। 9 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी राजधानी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। नौ का ए सही है, रबात। क्योंकि मैं बता दूं कि रबात जो है वो राजधानी है किसकी? मोरक्को की। वो मोरक्को की राजधानी रबात है, वो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। बाकी की विंडहोक हो गई और अबूजा, किसानसा, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, रबात। 10 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब पर्वतों के बीच में है, अंतर पर्वतीय, चारों तरफ से पर्वत पर्वत, बीच में पठार। कौन सा होता है उदाहरण? हमें आप बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है, बोलीविया का पठार। बोलीविया के पठार में जब आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रेणी के चारों तरफ से एंडीज है, बीच में पठार स्थित है, इसलिए उसको अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण देते हैं। पेटागोनिया जो है वो आप जान ही रहे हैं कि वो गिरिपात पठार का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। 11 की तरफ आएंगे, वियतनाम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। अभी जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं वो तो आप मैप देख करके सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है सभी जितने पूछ रहा हूँ मैं। बाकी के भी आगे आएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है, थाईलैंड। 12 की तरफ आएंगे, माउंट तोहारा किस देश में स्थित है? बताइए। माउंट तोहारा, 12 का उत्तर दीजिए। बारह का बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए, फिर मैं दूं। देख के भागिए मत, उत्तर सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। स्नो माउंटेन ऑस्ट्रेलिया, ब्लू माउंटेन न्यूजीलैंड, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर दीजिए।
तो जब आप देखेंगे स्नो माउंटेन, तो स्नो माउंटेन ऑस्ट्रेलिया सही है, और ब्लू माउंटेन न्यूजीलैंड गलत है क्योंकि ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है, केवल एक। 14 की तरफ आएंगे। एबरडीन, जिसे यूरोप की तेल की राजधानी कहते हैं, किस देश में स्थित है, बताइए। और सभी लोग उत्तर दीजिए। एबरडीन स्कॉटलैंड में है, 14 का ए सही है। 15 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, बताइए। तो जब किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सर्बिया। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही है, सर्बिया। दरअसल मैं बता दूं कि जब भूमध्य सागर और कुछ सागर हैं उनकी आप सीमा जरूर याद रखिए, कौन कौन सी हम बनाते हैं। एक भूमध्य सागर हो गया, दूसरा काला सागर हो गया, तीसरा लाल सागर हो गया, और एक हो गया कैस्पियन सागर। इनसे कौन सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता है, जितने बनाते हैं उनको याद कर लीजिए, पता चल जाए कौन नहीं बनाता है। तो सबसे जरूरी इनके आप सीमा जरूर याद रखें। कभी कदार देखिए कैस्पियन सागर से पूछ लिया जाता है, कभी भूमध्य सागर से आ जाता है, कभी कदार काला सागर से पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से इनके आप जरूर याद रखिए कौन सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही है, सर्बिया। 16 की तरफ आएंगे। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, जावा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। 17 की तरफ आएंगे। न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। जल्दी ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाएंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बन चुके हैं, बाकी आगे के और बनाने हैं, बस वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर स्थित है, बताइए। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है। 18 की तरफ आएंगे। विश्व का सबसे कम नगरीकृत देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। सबसे कम नगरीकृत देश की बात आएगी तो बरूंडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही है, बरूंडी। 19 की तरफ आएंगे। मंगोलाइट प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ। उन्नीस का बी सही है, पूर्वी एशिया में। तो मंगोलाइट पूर्वी एशिया के साइड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है किस क्षेत्र में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। तो मैं बता दूं कि जब बात की जाएगी व्यापारिक तौर पर या व्यापारिक पैमाने पर, जब पशुपालन की बात हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पशुपालन वहीं पर हो सकता है जहाँ पर घासें बड़ी बड़ी लंबी लंबी पाई जाती हों और बहुत गर्मी का क्षेत्र ना हो। तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जब बात की जाएगी प्रेरियों में और स्टेपीज के क्षेत्रों में। तो जब क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा। प्रेरी और स्टेपी घास के मैदानों के क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर पशुपालन व्यापारिक तौर पर वो वहाँ पर होता है। बाकी जैसे मानसूनी प्रदेशों में ऐसा नहीं है,
बाकी सवाना प्रदेशों में। और दूसरी बात बता दूं कि व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन जो हो रहा है वो जो स्टेपी और प्रेरी में घासें जो पाई जाती हैं उन घासों के दम पर ही हो रहा है, चाहे वो प्रेरी ली चाहे स्टेपी ली। सवाना के क्षेत्र में आप देखेंगे, आप क्वेश्चन उठ सकता है कि सवाना में ऐसा क्यों नहीं है। सवाना में देखिए, ऐसा नहीं कि पशुपालन सवाना के क्षेत्र में नहीं होता है, लेकिन जब आप सवाना को देखेंगे तो काफ़ी गरीबी वाले क्षेत्रों में ये आता है। सवाना का क्षेत्र जो आप अफ्रीका का देखते हैं वो काफ़ी गरीबी वाले क्षेत्रों में आता है, और वहाँ पर उतना ज़्यादा कह सकते हैं पशुपालन डेवलप नहीं हो पाया, कहीं व्यापारिक तौर पर पशुपालन भी नहीं हो पाया है। हालांकि पशुपालन की कह सकते हैं कि वहाँ पर संभावनाएं हैं, क्योंकि अब अफ्रीका को जब आप देखेंगे ना, तो अफ्रीका में जब कहते हैं ना भविष्य का महाद्वीप है, अभी उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया, गरीबी बहुत चरम पर है वहाँ पर। इस वजह से कह सकते हैं वहाँ पर जंगली जीव और जानवरों को संरक्षण भी मिलता है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अफ्रीका जब डेवलप होगा तो कह सकते हैं वहाँ पर भी व्यापारिक तौर पर पशुपालन, वहाँ पर भी कह सकते हैं आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जब सिचुएशन देखेंगे तो प्रेरी और स्टेपी घास पाई जाती है और उन्हीं घास के दम पर यह होता है। साहेल क्षेत्र जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है साहेल प्रदेश में, तो साहेल प्रदेश दरअसल अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक पट्टी के जैसा है। वो पट्टी क्या है, सबसे ज़्यादा गरीबी के क्षेत्र को दिखाती है वो साहेल क्षेत्र। बिल्कुल अफ्रीका के गिनी की खाड़ी से लेकर के आर पार एक लाइन खींच दीजिए, उसी को साहेल क्षेत्र कहते हैं। जैसे इनमें बरूंडी हो गया, जितने भी आसपास के देश आते हैं, इक्वेटोरियल गिनी हो जाए, चाहे वो कांगो का क्षेत्र हो जाए थोड़ा बहुत, और चाहे वो नाइजीरिया का क्षेत्र हो जाए, इन सब कुछ क्षेत्रों को जो आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी वाले क्षेत्रों में आता है, इसलिए उसको साहेल क्षेत्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा, प्रेरी व स्टेपी प्रदेश में। 21 की तरफ आएंगे, खुले समुद्र में ज्वार, उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य पाया जाने वाला अंतर कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप बता नहीं सकते हैं, नॉर्मल में गेस कर सकते हैं, करिएगा जो आप कहीं पढ़े होंगे तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का 20 सही है, 2 मीटर, क्योंकि 6 फीट के आसपास जो होता है वो होता है। अभी चूंकि मैंने ये टॉपिक शायद भूगोल में नहीं बताया, हाँ शायद ज्वार भाटा मैंने बताया ही नहीं है, टॉपिक छूट जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा छूट गया है, तो उसी में आने वाले समय ज्वार भाटा बता दूंगा, तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। 21 का 20 सही है, 2 मीटर, क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताया नहीं, इसलिए भी उसका जिक्र आया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है, स्टेलेग्माइट। जान रहे हैं कि ये कैसा है, भूमिगत जल के कार्य में जो आप देखेंगे तो ये अपर्दनात्मक नहीं है, निक्षेपात्मक क्रिया में आती है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट दो होते हैं। 23 की तरफ आएंगे, निम्न खाइयों में से कौन प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा, नरेश खाई या नरेश घर जो बोलते हैं। 23 का सी सही है। 24 की तरफ आएंगे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई न्यूनतम होती है कहाँ पर, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्योंकि मैं बता दूं कि जब हवा गर्म होती तो ऊपर उठती है तो जो उसका एरिया होता है वो क्षोभ मंडल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्षोभ मंडल में जो कह सकते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी ऊंचाई तक करीब 18 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ध्रुवों पर ऐसा होता नहीं, हवा ठंडी होती है और वहाँ पर कह सकते हैं कि जो हवा संकुचित रहती है और ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उठ पाती। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो क्षोभ मंडल होता है वो 8 किलोमीटर तक होता है। तो 8 से 18 के बीच में आप पढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर। उसका कारण यही कि जब हवा गर्म होकर के उठ जाती है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो उसी वजह से क्षोभ मंडल की जो एरिया है वो बढ़ करके 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर। और चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कहाँ पर होगी, तो न्यूनतम होगी ध्रुवों पर, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की तरफ आएंगे। आज 26 क्वेश्चन है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे सिल कहते हैं। दूसरा है जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे सिल नहीं कहते हैं, डाइक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला तो गलत हो गया, 25 का मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि सिल बोलते हैं। डाइक होता है उसको, जब वो लंबवत जमता है तो डाइक बोलते हैं, और जब क्षैतिज रूप से जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिल। दूसरा है जब मैग्मा लहरदार आकृति से जमता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ उल्टी तरस्तरी नुमा की आकृति होती है, और जो लहरदार आकृति में जमता है तो उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 26 की तरफ आएंगे। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 26 बताइए, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही है, किर्गिज। देखिए मेरे फोन लैपटॉप मतलब कैमरा की बैटरी भी डाउन हो गई है और ब्लिंक करने लगा है, तो आज का टेस्ट भी अब यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का जो टेस्ट होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया ना कि प्रमुख कृषक आंदोलनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, आप लोग उसको देखिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अंत में हमें आप ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये बता दीजिए कितने सही हुए, तो उससे एक अंदाजा लग, गलत मत बताइएगा। मैं देखता हूँ कई लोगों के 19 हर बार सही होते हैं, तो ये मत कीजिए। हमेशा क्या कीजिए, एग्जैक्ट आंकड़ा बताया कीजिए कितने सही हो रहे हैं, ईमानदारी बरतिए, तभी तो टेस्ट का एक फ़ायदा होगा कि कितने प्रश्न सही हुए कितने गलत हुए। तो टेस्ट उसी तरीके से कठिन किया जाएगा और आसान किया जाएगा। हाँ, कल का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था लोगों के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास लोग पढ़ते नहीं हैं। तो आने वाले समय में जल्दी दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से देखेगा, और कह सकते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी उसमें हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।